हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? इंग्लिश अब क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास में अपन इतिहास किसके लिए पढ़ेंगे? इतिहास अपन मेनली अपना जो मेन फोकस रहेगा वो एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी के लिए अपन इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इतिहास में अब इतिहास का क्या है, थोड़ा वेटेज कम है लेकिन ज़रूरी भी है अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो उसको अपन को पढ़ना आवश्यक है। इतिहास में अपन क्या है, तीन तरीके से पढ़ेंगे इतिहास को। एक तो अपन उसको पहले अपन उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देन उसके बाद अपन उसकी वन लाइनर्स करेंगे, जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करेंगे। और तीसरा अपन उसके करेंगे क्या, एमसीक्यूज। तो थ्योरी को मैं आपको यहाँ बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, वन लाइनर्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। देन उसके बाद एमसीक्यूज की अपन एक क्लास करेंगे, जो थ्योरी कंप्लीट होने के अगले दिन ही अपन करेंगे, जिससे अपन को अपनी तैयारी के बारे में अधिक पता चलेगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं अपन को याद है या नहीं। अब इतिहास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास में अपन वही घटनाएं पढ़ेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी बड़ा है। तो अपन ऐसे तो है नहीं कि सभी घटनाओं के बारे में पढ़ें। अपन को वो घटनाएं ज़्यादा पढ़नी आवश्यक हैं जिनके लिए जितना जो अपने एग्जाम्स के लिए आवश्यक हैं। तो अपन इतिहास में वही पढ़ेंगे जो अपने लिए आवश्यक हैं। तो आज अपनी पहली क्लास रहेगी इतिहास की। तो अपन शुरू करते हैं। इतिहास में अपना पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जो है इतिहास को वैसे बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहले पे है प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर तीसरा होता है अपना ऐतिहासिक काल। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे इतिहास। अब इतिहास के बारे में थोड़ा बता दूं, इतिहास क्या है। इतिहास अतीत का अध्ययन। अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे, उसको अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के जनक किसको कहा गया है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा गया है। इतिहास के जनक किसको कहा गया है? हेरोडोटस को कहा गया है। तो आप भी एक साथ बोलिए, इतिहास के जनक किसको बोला गया है? हेरोडोटस को बोला गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किसे कहा गया है? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। किसको कहा गया है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। मानव जाति का पालना किसको कहा गया है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। ठीक है। तो इतिहास में तीन बनते हैं। एक पहला, अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास में मानव जाति का पालना किसको कहा गया है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। मानना माना जाता है कि जो मानव आए थे वो अफ्रीका महाद्वीप से ही आए थे। तो इतिहास इतिहास में जो मानव जाति का पालना है वो किसको कहा गया है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने बताया था अभी, एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहला प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर दूसरा ऐतिहासिक काल, नंबर तीसरा अपना ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। तो आज अपन वैसे क्या पढ़ने वाले हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। तो अपनी क्लास आज किसकी है? प्राग ऐतिहासिक काल की क्लास है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में अपन देखें कितने भागों में बांटा गया प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। नंबर पहला क्या है अपना? पुरापाषाण काल, नंबर दूसरा है मध्यपाषाण काल, नंबर तीसरा है नवपाषाण काल और नंबर चौथा है ताम्र या उत्तर पाषाण काल। क्या है नंबर चौथा? ताम्र या उत्तर पाषाण काल। और थोड़ा इसके बारे में भी बता दूं, ये आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। मेनली इसमें अपन को क्या पढ़ना है? सभ्यता। जो भी विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, जो अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपने एग्जाम्स में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अपन सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें। कांसा, हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर था। अब इसमें इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो ऐतिहासिक काल में अपन एक तो पढ़ेंगे प्राचीन काल, नंबर दूसरा पढ़ेंगे अपन मध्यकाल और नंबर तीसरा पढ़ेंगे अपन क्या, आधुनिक काल और नंबर चौथा क्या पढ़ेंगे अपन, नेहरू काल। इसके बाद एक काल और आता है, वो है अपना पांचवें नंबर पर विश्व इतिहास। विश्व इतिहास किसमें पढ़ेंगे अपन? ऐतिहासिक काल में विश्व इतिहास। तो नंबर पांच पर अपन क्या पढ़ेंगे? विश्व इतिहास। तो ऐतिहासिक काल में अपन कितनी चीजें पढ़ेंगे? पांच। कौन कौन सी? एक तो प्राचीन काल, नंबर दूसरा मध्यकाल, नंबर तीसरा आधुनिक काल, नंबर चौथा नेहरू काल और उसके बाद अपना क्या आएगा? विश्व इतिहास। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। प्राग ऐतिहासिक काल। 20 लाख ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व की समय अवधि को अपन क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। किसको बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की समय अवधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 3 लाख ईसा पूर्व तक। प्राग ऐतिहासिक काल की समय अवधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 3 लाख ईसा पूर्व।
प्राग ऐतिहासिक काल में जो तिथियां हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेपर्स में जो अपने एग्जाम्स हैं उनमें प्राग ऐतिहासिक काल से तिथियां नहीं पूछी जाती हैं। क्यों क्या नहीं पूछी जाती हैं? तिथियां नहीं पूछी जाती हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है वो समय किस में आता है? प्राग ऐतिहासिक काल में। क्योंकि इस काल में के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मानव क्या है, पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। इस वजह से इसको पाषाण काल भी कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको कहा गया है? अब प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। पाषाण काल जो मैंने बता दिया है, प्राग ऐतिहासिक काल जो मैंने अभी बताया था कि इस टाइम में मानव क्या करता है, पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल कर देते हैं, इस वजह से इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं। अब ये है उस टाइम का, जो मानव उस टाइम पर इस्तेमाल करते थे ना, ये पत्थरों के औजारों का, ये पत्थरों के ही औजार है, ये पत्थरों से बने हुए हैं। उस टाइम का जो मानव इस्तेमाल करता था ये पत्थरों के औजार थे ऐसे। इन पत्थरों के औजार का ये हंसिया टाइप है, कुल्हाड़ी, चाकू टाइप्स है ना, इनका इस्तेमाल करता था। लेकिन ये प्राग पुरापाषाण काल में क्या है, थोड़े बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। ये तो पाषाण काल की पूरे प्राग इतिहास काल के जो पत्थरों के औजार या हड्डियों के औजारों का इस्तेमाल करता था उनकी एक थोड़ी सी झलक है। ये है नवपाषाण काल के स्पेशल, उसी के लिए है ये नवपाषाण काल में, क्योंकि उस टाइम पर पुरापाषाण काल में मानव ये नहीं जानता था। ये लकड़ी के ये भी लगाए जा सकते हैं। ये इमेज नवपाषाण काल की है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ रखी है इसको। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। अब प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, जिसमें पहला क्या है? पुरापाषाण काल। तो अपन क्या पढ़ेंगे? पुरापाषाण काल। उसके पहले थोड़ा ये जान लें, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो भारतीय पुरातत्व के पुरातत्व के पिता किसको बोला गया है? सर अलेक्जेंडर को। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसको बोला गया है? सर अलेक्जेंडर को। ये आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में इन्हीं ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसको बोला गया है? सर अलेक्जेंडर को। और प्राग ऐतिहासिक काल में जो धातुएं प्राप्त हुई थी उसके आधार पर नामकरण किसने किया था? धातुओं के आधार पर नामकरण किसने किया था इसका? तो इसका नामकरण किया था क्रिश्चियन थॉमस ने। जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसके आधार पर इस काल का नामकरण किसने किया था? तो वो किया था क्रिश्चियन थॉमस ने। और उसके अलावा लिखावट के आधार पर किसने किया था इसका नामकरण? जॉन ब्रुश ने किया था। किसने किया था? जॉन ब्रुश ने। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रुश ने किया था, और धातुओं के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और पुरातत्व के पिता किसको बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर को बोला जाता है। और भारत का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो वो हैगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश, भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट आते हैं अपन पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व की जो समय अवधि है उसको पुरापाषाण काल कहा गया है। ये इतिहास में का सबसे लंबा युग था। सबसे लंबा युग क्या था? पुरापाषाण काल। इसमें मानव क्या है, इसमें मानव का जो मानव था ना उसका दिमाग विकसित नहीं था। मानव का दिमाग कैसा नहीं था? विकसित नहीं था। मानव खाना बदोश था, जानवरों की तरफ था पूरा। इस टाइम के मानव को आदि मानव भी बोला जाता है। इस आदि मानव के साथ साथ इसके युग, इसी वजह से इस युग को क्या बोला जाता है? आदि मानव युग। और इस समय का मानव कैसा था? शिकारी टाइप का था। उसको क्या बोला जाता है? आखेटक बोला जाता है। तो उस टाइम पुरापाषाण काल के मानव को क्या बोला जाता था? आखेटक। और इस आखेटक के कारण इस युग को आखेट युग भी बोला जाता था। इस समय मानव क्या है, पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। जैसे पत्थर के जो बड़े बड़े औजार होते थे उनसे किसी को मारने के लिए, या कुछ जो भी कुछ करता था वो मारने के लिए, फेंकने के लिए, तो क्या है, पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। इसलिए इसे पाषाण काल भी बोला जाता है। तो अपन पढ़ेंगे क्या? पुरापाषाण काल का मानव क्या लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस काल के मानव का दिमाग विकसित नहीं था। इस काल में मानव
खानाबदोश का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? खानाबदोश का मतलब होता है खाने के लिए जीना। उसका एक पहला काम क्या था? खाना खाना। जैसे जानवरों का पहला काम क्या होता है? खाना खाना। खाना ढूंढो और खाओ, ऐसे ही पहले मानव था, बस उसका यही काम था सो जागे, खाना ढूंढा, खाया, फिर सो गए। जैसे जानवरों का होता है खाना खाया सो गए, वैसे ही पहले मानव था। उस टाइम का मानव क्या है? कच्चा भोजन किया करता था। कैसा भोजन करता था? कच्चा भोजन करता था। फिर जब वो कच्चा भोजन करने लगा, और उसके बाद इसी काल में किसकी खोज हुई थी? इस काल में हुई थी अपनी आग की खोज। तो आग की खोज कब हुई थी? प्रापाषाण काल में। आग की खोज कब हुई थी? प्रापाषाण काल में। आग की खोज कब हुई थी? प्रापाषाण काल में। इस टाइम का मानव क्या है? चित्रकारी करना प्रारंभ स्टार्ट कर दिया था। इस टाइप के मानव ने क्या कर दिया था? चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। ये देखिए प्रापाषाण कालीन इमेज है ये। तो ये उसी टाइम की इमेज है, ये देखो जानवरों की चित्रकारी की है। तो इस टाइम का मानव क्या करना प्रारंभ कर दिया था? चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। तो और इस चित्रकारी के जो वो हैं, इस चित्रकारी के जो साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक अब्दुल्लागंज है। अब्दुल्लागंज में है भीमबेटका की गुफा है, तो उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ देखने के लिए मिलता है? रायसेन के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाओं में ये शैलचित्र देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ देखने के लिए मिलते हैं ये शैलचित्र? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनमें देखने के लिए मिलते हैं। अब थोड़ा मैं आपको भीमबेटका के बारे में बता दूं, तो भीमबेटका क्या है? भीमबेटका के बारे में बता दूं। भीम बेटका। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका खोज हुई थी अपनी 80, एक सेकंड, कब हुई थी भीमबेटका की खोज? हाँ, 1958, 1957 टू 1958 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। तो भीमबेटका की खुजा गुफाओं गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। अब इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी इसकी इसकी श्री विष्णु श्रीधर वाणकर। किसने की थी? श्रीधर विष्णु श्री विष्णु श्रीधर वाणकर। तो किसने की थी इसकी खोज? श्री विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। अब इसमें इसका भीमबेटका नाम कैसे पड़ा? तो महाभारत में जो पांच पांडव थे ना, तो उनमें उनमें उन पांचों में से एक का नाम था भीम। उसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? भीमबेटका। और भीमबेटका का मतलब क्या है? भीम के बैठने की जगह। भीम के बैठने की जगह। भीमबेटका की उम्र कितनी बताई गई है? तो अब मैं आपको बता दूं भीमबेटका की उम्र। उम्र कितनी है भीमबेटका की? भीमबेटका की गुफाओं की तो उम्र है 30,000 वर्ष। भीमबेटका की जो उम्र है, भीमबेटका की गुफाओं की उम्र कितनी है? 30,000 वर्ष। अब उसमें जो शैल चित्र देखने के लिए मिलते हैं, तो उन शैल चित्रों में क्या देखने के लिए मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ देखिए शैल चित्र में देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको चित्र लिखे देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे क्या मिलता है चित्रों में देखने के लिए। एक तो जन्म, दफन, नृत्य, जानवरों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई। मुख्यतः ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। क्या क्या देखने के लिए मिलता है? जानवरों की लड़ाई, नृत्य, जन्म, और क्या? दफन। और क्या? भीमबेटका विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो इसको कभी शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में, यूनेस्को की विश्व धरोहर। कब बनी थी ये यूनेस्को की विश्व धरोहर?
ये बनी थी अपनी 2003 में। कब शामिल हुई थी यूनेस्को की विश्व धरोहर में? ये 2003 में शामिल हुई थी। ये इतना ही काफी है। उसके बाद ये हैं वो चित्र। ये पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। तो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। इसी काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। ये देखो, मैंने अभी ये बताया आपको। इसी काल के मानव को क्या बोला जाता है? आदि मानव कहा जाता है। इस कार पुरापाषाण काल इतिहास का सबसे लंबा काल था। कैसा काल था? सबसे लंबा चलने वाला काल था पुरापाषाण काल। अब अपन दूसरे पर आते हैं। क्या है? मध्यपाषाण काल। तो इतिहास में मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करता था। इस टाइम पर मानव किसका कैसे औजारों का इस्तेमाल करता था? छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करता था। इस काल के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसने दी अपन को? करसाइल ने दी। किसने दी? करसाइल ने। इस काल के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसने दी अपन को? करसाइल ने दी। कितने समय, कौन सी ईयर में दी अपन को? 1867 ईस्वी में दी। मध्यपाषाण काल पुरापाषाण काल के बाद का सबसे का समय था। इस काल का मानव पत्थरों के छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करता था, इसलिए इसे माइक्रोलिए भी कहते हैं। माइक्रोलिए क्या होता है? उसे छोटी छोटी वस्तुओं का उपयोग करता था, इसलिए इसे माइक्रोलिए भी कहते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रोलिए युग किसे बोला जाता है? तो मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिए युग बोला जाता है। इस काल के मानव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? अंत्योष्टि। क्या था? अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि को अंतिम संस्कार बोलते हैं। ये कार्यक्रम वो सीख गया था। इस काल के मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त प्रतापगढ़ यूपी के सरायनहार तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। मध्यपाषाण काल सबसे छोटा काल था। अब तो मैं आपको मध्यपाषाण काल के बारे में बता दूं। मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसने दी? करा करसाइल ने दी। किसने दी? करसाइल ने। कब दी? 1867 में दी। तो मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसने दी? करसाइल ने दी। किसने दी? करसाइल ने दी। अब मध्यपाषाण काल में क्या है? जो मानव था वो पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे माइक्रोलिए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करने का इस कारण इसको माइक्रोलिए भी बोला जाता है। इस काल में मानव सबसे इस काल में मानव क्या है? अंत्योष्टि कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। अंत्योष्टि माने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल के मानव का मुख्य मुख्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या था? अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या था? महत्वपूर्ण कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम था। इस काल का जो पहले अवशेष कहाँ मिले थे अपन को? तो पहले अवशेष मिले थे प्रतापगढ़ यूपी के नाहर तथा महदवा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? सबसे पहले इन्हीं जगह पर प्राप्त हुए थे। कहाँ हुए थे? एक तो प्रतापगढ़ में मिले थे, यूपी के प्रतापगढ़ में, और दूसरा मिला था महदवा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? और इस टाइम पे मानव क्या है? पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का भी उपयोग करने लगा था। औजारों के रूप में पत्तियों हड्डियों का उपयोग। इस टाइम की महिलाएं क्या है? हड्डियों के जेवर, हड्डियों के जो वो होते हैं ना, आभूषण बना के पहनने लगी थी। ये देखिए, ये हड्डियों के हथियार हैं, ये हड्डियां हैं उस टाइम की। और ये छोटे छोटे हथियार जो मैंने बोला है, इनका उपयोग वो किसके लिए करता था? जानवरों को मारने के लिए इनका उपयोग करता था, या किसी चीज को काटने के लिए इन ऐसे पत्थरों का उपयोग करता था। ये कब के पत्थर हैं? उसी समय के पत्थर हैं। ये देखो कितने नुकीले हैं, शार्प। तो किसके लिए उपयोग किया जाता था? और ये किस टाइम पीरियड के हैं? मध्यपाषाण कालीन औजार। क्या है ये? मध्य पाषाण कालीन औजार। औजार या हथियार, दोनों है ये। क्या है ये? मध्यकालीन औजार। इसके बाद आता है अपना नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? सर जॉन लुबाक ने दी थी। तो इस काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने दी थी। कब दी थी? 1865 में दी थी। कब दी थी? 1865 में। इस काल
इस काल में मानव ने स्थायी निवास बना लिए थे। इस काल में मानव ने क्या कर लिए थे? स्थायी निवास बना लिए थे। इस काल में मानव ने क्या कर लिया था? स्थायी निवास बना लिए थे। कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद और पशुपालन में सबसे पहला जानवर कौन सा पाला था? कुत्ता पाला था। इस काल में और क्या हुई थी? एक तो पहिए की खोज हुई थी, दूसरा मनके की खोज हुई थी। क्या हुआ था? तो नवपाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसने दी थी? सर जॉन लुबाक ने दी थी। और नवपाषाण काल का मानव क्या है, क्या करना स्टार्ट कर दिया था? अब खेती करना प्रारंभ कर दी थी इस काल के मानव ने। तो नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। नंबर दूसरा, खेती के करने के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। पशुपालन के साथ साथ उसने पशुपालन में उसने क्या पाला था? सबसे पहला जानवर, उसने सबसे पहला जानवर माना पाला था, कुत्ते को पाला था। अब जैसे ऐसे समझिए, ऐसे तो आप भूल सकते हैं पॉइंट, तो ऐसे याद रख लेते हैं अपन। जैसे अपने यहाँ खेती होती है, तो अपन जैसे मानव ने खेती प्रारंभ कर दिया, इस स्थायी निवास बना लिए अपन ने अपने एक जगह। जैसे अपन स्थायी निवास बन के अभी अपन कहाँ रहते हैं, तो अपना वो स्थायी निवास है। अपन कहीं भी घूम के आ जाए, अपना घर एक ही माना जाएगा और अपन वहीं आके रुकेंगे। तो ऐसे ही मानव क्या है, नवपाषाण काल में अब उनके स्थायी निवास बन गए थे, और स्थायी निवास बनने के कारण अब उन्हें खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे खेती करना प्रारंभ किया। और उन्हें खेती का आइडिया कैसे आया? उन्होंने देखा कि जो वो लोग खाना खाते हैं, वो जो बीज होते हैं वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो जब बारिश होती है तो उन्हीं बीजों से नए पौधे बनने लगते हैं, और नए पौधों में क्या है, फिर वही फल उगने लगते हैं। तो समझ गया? तो उन्होंने वहां से देखा कि अगर ऐसा इन सब बीजों के साथ हो सकता है, तो उन्होंने क्या है, फिर उन्हीं बीजों से खेती करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले स्थायी निवास बनाए, जिसके बाद उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। अब खेती करना प्रारंभ कर दिया, तो अब खेती करने के लिए, जमीन को जोतने के लिए जानवर तो चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने जानवर पालने स्टार्ट कर दिए। क्या पालने स्टार्ट कर दिए? जानवर पालने स्टार्ट कर दिए। अब उन्होंने कुत्ता क्यों पाला? कुत्ता क्योंकि एक तो कम खाता है और वफादार भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्होंने कुत्ता पालना स्टार्ट किया। अब जो खेती करेंगे, जो फसल उगती है, उस फसल को घर लाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो उस फसल को घर कैसे लाएंगे? तो उस फसल को घर लाने के लिए उन्होंने क्या किया, पहिए की खोज की। पहिए की खोज की। अब पहिए की खोज हो जाने के बाद एक साधन हो गया घर लाने के लिए। अब वो जो फसल पैदा होती है, उस फसल को घर में रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो अपने यहाँ क्या है, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं रखने के लिए। तो उस टाइम पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, तो ड्रम्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या है, एक मनके का आविष्कार किया। मनका जिसको क्या बोलते हैं, घड़ा। मनका किस क्या बोलते हैं मनके को? घड़ा। तो नवपाषाण काल में क्या है, घड़े की भी खोज हुई। तो मानव द्वारा सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो मानव द्वारा सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो मानव द्वारा सबसे पहले खेती की गई जौ की। जौ और गेहूं की। मानव द्वारा सबसे पहले किसकी खेती? जौ और गेहूं की खेती की गई। पशुपालन का पहला शख्स कहाँ देखने को मिलता है? भारत में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ एक जगह है, भारत के मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एक जगह है। तथा बागौर राजस्थान में किसके साक्ष्य मिले थे? पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। ये देखो, स्थायी निवास, ऐसे निवास बन गए थे उनके। और ये वो लोग खेती करना प्रारंभ कर दिया था, ये पहिए की खोज हो गई थी। और ये उस टाइम के नवपाषाण कालीन खिलौने वगैरह हैं, जो उस टाइम के बच्चे, जब उन लोगों के बच्चे खेलने के लिए उपयोग करते होंगे, तो ये नवपाषाण कालीन खिलौने हैं। और किसकी खोज हो गई थी? मटके की, मनके की खोज हो गई थी उस टाइम पर। ये क्या है? मनका। मनके को क्या बोलते हैं? घड़ा। क्या बोलते हैं? घड़ा बोलते हैं। तो मनके की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में। और पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में। अपन को इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं खेती के? तो वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। कर्नाटक के मैसूर के पास एक सगन कल्लू जगह है। कर्नाटक के मैसूर के पास एक सगन कल्लू जगह है। वहां पर अपन को नवपाषाण कालीन जो राख के टीले, नवपाषाण काल के जो राख के टीले थे ना, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास एक सगन कल्लू जगह है, वहां से अपन को किसके साक्ष्य मिले? राख के टीलों के साक्ष्य मिले। जैसे अपन आग नहीं जलाते यहाँ, जैसे अपने गांव में जो आग जलाते हैं ना चूल्हे वगैरह में, तो उसकी राख निकलती है, उसको फेंक आते हैं, एक जगह फेंकने के लिए होती है सबके गाँव में। तो उस जगह पर वो फेंकते होंगे। ऐसी उस टाइम पर जो मानव था, वो भी आग जलाता था, क्योंकि आग की तो खोज हो चुकी थी पुरापाषाण काल में, तो वो आग तो जलाता ही होगा, क्योंकि खाना किस पे पकाता होगा? आग पर पकाता होगा खाना।
तो जो उसके किसके टीले मिले थे, राख के टीले मिले थे। कहाँ मिले थे, कर्नाटक के मैसूर के सगनकल्लू जगह पर मिले थे। अब नवीन जो खेती के साक्ष्य अपन को कहाँ मिले थे, एक तो मिले थे मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व, कितने, 7000 ईसा पूर्व मिले थे अपन को क्या, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में कृषि के साक्ष्य मिले थे। कौन सी कृषि के साक्ष्य मिले थे, एक तो मिले थे क्या, जौ और एक गेहूं। किसके साक्ष्य मिले थे, जौ और गेहूं के। कहाँ मिले थे, मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, सुलेमान पहाड़ियों के बीच। नंबर दूसरा मिला था कोल्डी हवा। कोल्डी हवा क्या, कहाँ है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर का क्षेत्र है। उसमें बेलन घाटी के बीच में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले थे। कितने प्राचीन, 6000 ईसा पूर्व। कितने प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले थे, 6000 ईसा पूर्व प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले थे। कहाँ मिले थे, कोल्डी हवा में मिले थे। देन उसके बाद आता है क्या, अब ये समझ लिए लेहुरा देह। लेहुरा देह क्या है, लेहुरा देह है अपना, यहाँ से नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले थे। किसके मिले थे, नवीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे, लेहुरा देश से क्या प्राप्त हुए थे, नवीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बुर्ज होम, यह कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम क्या है, ये कश्मीर में स्थित जगह है। इस जगह पर अपने को क्या मिले थे, गर्तावास के वो मिले थे अवशेष। क्या मिले थे, गर्तावास के अवशेष मिले थे। इसमें क्या है, मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो उस टाइम लोगों ने यह अनुमान लगाया कि पहले मानव के साथ साथ उनके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। मतलब जो प्रिय जानवर होगा उसका तो उसे दफनाया गया है उसके साथ। तो बुर्ज होम से क्या मिला था, यहाँ यह कहाँ स्थित है, एक तो कश्मीर में स्थित है, दूसरा गर्तावास के आवास, गर्तावास का प्रमाण मिला था। तो गर्तावास क्या है, गर्तावास, गर्त गर्तावास है, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे में रहना, गड्ढे में घर बना कर रहना। गर्तावास किसको बोलते हैं, गड्ढे में घर बनाकर रहना। तो इसके कहाँ से मिले थे साक्ष्य, बुर्ज होम से मिले थे, जो कि कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अपना क्या आता है, गुफकराल। गुफकराल यहाँ से किसके साक्ष्य मिले थे, मृतभांड के। तो गुफकराल से किसके साक्ष्य मिले थे, मृतभांड के मिले थे। किसके मिले थे, मृतभांड। और मृतभांड किसको बोलते हैं, चीनी के बर्तनों को, चीनी के, चीनी के बर्तन को। मृतभांड किसको मिले थे, चीनी के बर्तन को। और ये मृतभांड की से ही पता है लगाना आसान हो गया था कि उस टाइम का मानव क्या खाता था। किससे पता लगाना आसान हो गया था, मृतभांड की वजह से। क्योंकि चीनी के बर्तन आप जैसे अपन जिसमें खाते हैं उसमें पता चल जाएगा ये लोग क्या खाते होंगे। समझ गए आप लोग। उसके बाद ये नंबर पॉइंट 6 है, इसमें यह है चिरांद। यह क्या है, बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के साक्ष्य मिले थे। तो बिहार के सारण जिले से क्या मिले थे, सारण जिले से क्या मिले थे, प्रचुर मात्रा में हड्डी के साक्ष्य मिले थे। हड्डी हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो चिरांद से क्या प्राप्त हुए थे, प्रचुर मात्रा में हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। एक है दमदमा। दमदमा में क्या है, यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले थे। तो दमदमा से क्या प्राप्त हुए थे, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे 3 मानव के कंकाल, तो ये हुए थे अपने दमदमा से। कहाँ से प्राप्त हुए थे, दमदमा से। इसके बाद आते हैं अपन ताम्र या उत्तर पाषाण काल। अब जो ताम्र पाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल के बाद का समय है। कब का है, नवपाषाण काल का। अब इसका नाम ताम्रपाषाण काल कैसे पड़ा, तो इस टाइम पर क्या है, तांबे की खोज हुई थी। तो अब ताम्रपाषाण काल में क्या है, सबसे पहली धातु की खोज कौन कब की किसकी हुई थी, तांबे की खोज। और ये कब हुई थी, ताम्रपाषाण काल में हुई थी। तो तांबे की खोज कब हुई थी, ताम्रपाषाण काल में। अब इसको उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है। उत्तर पाषाण काल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नवपाषाण काल के बाद का समय है, इसलिए उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है। ताम्रपाषाण काल में मेनली तांबे की खोज हुई थी। इस कारण क्या है, औद्योगिकरण हो गया था। और इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप को कहाँ देखने के मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश का जो है ना नबदा टोली, मध्य प्रदेश की एक जगह है नबदा टोली, यहाँ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालिक प्रस्थल है, जिसका उत्खनन किसने किया था, HD सांखालिया जी ने किया था। तो जो मध्य प्रदेश में जो जगह है ना नबदा टोली, उसका वो नबदा टोली क्या है, एक प्रापाषाण ताम्रपाषाण कालिक प्रस्थल है। नबदा टोली क्या है, एक ताम्रपाषाण कालिक ताम्रपाषाणिक प्रस्थल है, जिसकी खोज किसने की थी, HD सांकल्या जी ने की थी।
और तांबा क्या है, एक पहली धातु है। तो तांबा पहली धातु है जिसकी खोज मानव द्वारा की गई थी। सबसे पहले किसको खोजा गया था? तांबे को खोजा गया था। तो सबसे पहले किसको खोजा गया था? तांबे को खोजा गया था। सबसे पहले कौन सी धातु की खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। याद हो गया होगा आप वैसे तो आप लोगों को। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तांबे की। किसकी हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? तांबा। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। तो अपन थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के जनक किसको बोला जाता है? हिस्ट्री के जनक बोले जाते हैं हेरोडोटस को बोला जाता है। मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? मानव जाति का पालना किसको बोला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है अपना प्रापाषाण काल, नंबर दूसरा है मध्यपाषाण काल, नंबर तीसरा है अपना नवपाषाण काल, नंबर चौथा है अपना कौन सा? ताम्र या उत्तरपाषाण काल। ऐसे ही अपना आद्य ऐतिहासिक काल, इसको इसमें अपन को सभ्यताएं पढ़नी है। सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा, हड़प्पा वगैरह जितनी भी सभ्यताएं विश्व की, उन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है अपना ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? प्राचीन काल, नंबर दूसरा मध्यकाल, नंबर तीसरा है आधुनिक काल, नंबर चौथा अपन पढ़ेंगे नेहरू काल, नंबर पांचवें अपन पढ़ेंगे विश्व इतिहास। अब प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको बोला गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक बोले गए रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को बोला गया है। प्राग ऐतिहासिक काल का समय कितना है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। और प्राग ऐतिहासिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाए? क्योंकि इस टाइम के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। और इसको प्राग ऐतिहासिक काल के साथ साथ पाषाण काल ही बोला जाता है। अब प्रापाषाण काल पर आते हैं। तो प्रापाषाण काल में जो मानव था वो कैसा था? खाना बदोश था। उस टाइम का मानव सिर्फ खाना खाना जानता था। नंबर दूसरा क्या हो जाता है? उस टाइम पर आग की खोज हुई थी प्रापाषाण काल में। इस टाइम पर मानव क्या है? पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। इसके बाद आते हैं अपन मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का समय कितना है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस टाइम पर मानव क्या है? पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करने लगा था। और पत्थरों के छोटे छोटे इस्तेमालों का, और इस काल को माइक्रोलिए भी बोला जाता है, माइक्रोलिए भी बोला जाता है। और इस टाइम पर मानव का मुख्य महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया था? अंत्येष्टि कार्यक्रम बन गया था। उसके बाद अपन आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था नवपाषाण काल में? कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? जॉन लोवाक ने दी थी। और नवपाषाण काल में पांच चीजें हुई थी। एक तो मानव स्थायी निवास होने लगा था, नंबर दूसरा पशुपालन करने लगा था, नंबर तीसरा है अपना उस टाइम पे पहिए की खोज हुई थी, नंबर चौथा उस टाइम पर किसकी खोज हुई थी? मनके की खोज हुई थी। और नंबर मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। मानव द्वारा पहली फसल कौन सी उगाई गई थी? जौ और गेहूं। और इसके साक्ष्य अपन को कहाँ देखने को मिलता है? 7 जगह देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो अपना ये अपना रिवीजन हो गया। और ताम्रपाषाण काल में किसकी? तांबे की खोज हुई थी। और उसका औद्योगिक विकसित रूप कहाँ देखने के लिए मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये अपना ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एमसीक्यूज करेंगे। और इसके जो वन लाइनर्स होंगे उसकी पीडीएफ मैं आपको प्राइवेट करा दूंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रहेगी। तो इस वीडियो इसकी जो पीडीएफ है इसकी भी लिंक मैं उसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में उस पीडीएफ की लिंक भी उसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली क्लास में अपन मिलेंगे। अगली क्लास में अपन करेंगे प्राग इतिहास काल के एमसीक्यूज। उससे अपन को अपनी जानकारी का पता चलेगा कि जो अपन ने पढ़ा है वो अपन को याद है या नहीं। समझ गए आप लोग? तो जब भी अब अगली क्लास में आप आओ तो इसका रिवीजन करके जरूर आना, जिससे आपको अपनी आपकी जान तैयारी का पता चलता चले। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग?